नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे इकॉनमी। एक ही वीडियो में जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं उन सभी को कवर करेंगे। मैं एक बात बताऊं आपको कि इकॉनमी से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स हमने पहले ही कवर कर लिए हैं। उन वीडियोस को देखने के लिए आप जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए। यूपीएससी 300 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज की जो वीडियो है इसके बारे में मैं बता दूँ कि आज जो मैं चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ आपको, टॉपिक्स में जहाँ भी कहीं मुझे ऐसा लगा है कि ये अनावश्यक है या फिर इसके बिना भी काम चल जाएगा, उन चीज़ों को मैं ज़रूरत पड़ने पे हटा दूंगा। ठीक है, एडिट कर दूंगा, फिर रिकॉर्ड करूंगा। ओके, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम की चीज़ें हैं वो सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे आराम से। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको PDF नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसकी जो स्थापना हुई वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई। ठीक है, और ये अकेले नहीं, इसके साथ साथ विश्व बैंक की भी स्थापना हुई थी। दोनों एक साथ स्थापित किए गए थे, क्योंकि देशों को जो नुकसान हुआ था, पूरी दुनिया को जो नुकसान हुआ था, उनकी सहायता करने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता थी। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों संगठनों की स्थापना के लिए अमेरिका में एक जगह है ब्रेटन वुड्स। वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ और उसी सम्मेलन में इनके निर्णय का फैसला लिया गया। इसीलिए इन दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है, जुड़वा कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थानें कहा जाता है या जुड़वा कहा जाता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलें तो IMF में भारत जो है 1945 में जुड़ा। ठीक है, 27 दिसंबर को। अब इसका अगर उद्देश्य देखें आप तो मौद्रिक प्रणाली में, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में स्थिरता लाना इसका काम है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का मतलब है कि विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की उस प्रणाली से है। ठीक है, जो मतलब नागरिकों को, देशों को एक दूसरे से लेन देन करने में सक्षम बनाते हैं। बेसिकली जो व्यापार होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होता है, ये प्रक्रिया अच्छे से चलती रहे, इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए, इसकी स्थिरता बनी रहे, इसमें सहायता करने के लिए IMF को बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। IMF के द्वारा जो रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं उनमें से दो ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां से बार बार प्रश्न आते हैं। सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। आप कह देंगे IMF। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMF। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा गया, UPSC ने कई बार घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे हैं, कई बार एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है। चलिए अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ से पूछा है, और कई बार थोड़ा सा कंसेप्ट वाला पूछ लिया है। तो ये SDR क्या है, विशेष आहरण अधिकार क्या है, समझते हैं इसको। SDR न तो मुद्रा है और न ही IMF पर दावा है, फिर क्या है? यह एक IMF के सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। मतलब जो सदस्य उसमें शामिल हैं, जो मुद्राएं वो यूज़ करते हैं, उसी तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है सदस्यों के द्वारा, और इन मुद्राओं के एवज में SDR का आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका भी है, भारत भी है, तो अमेरिका से भारत जो है SDR के रूप में भी अपने पैसे का लेन देन कर सकता है कि भाई मेरा इतना SDR आप रखिए, इसका मतलब है कि हमने इतना डॉलर या इतने रुपए आपको दिए। ठीक है ना, इस रूप में लेन देन हो सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, SDR पूछा जा सकता है कि क्या एक मुद्रा है, क्या IMF पे दावा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए SDR IMF और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खाते की इकाई के रूप में काम करता है। ये एक स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए SDR मुद्रा कीमत निर्धारण US डॉलर में मूल्यों को जोड़कर किया जाता है, जो बाजार विनिमय दर मुद्राओं की एक SDR बास्केट पर आधारित होता है। ध्यान रखिएगा, इसी पर क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब SDR जो है ना, उसकी कीमत क्या है, कैसे तय करेंगे एक SDR की कीमत क्या है, कितने रुपए, कितने डॉलर, क्या है ये? तो जो विनिमय दर है, ठीक है, उसको ध्यान में रखा जाएगा, और कुछ मुद्राओं का बास्केट बनाया गया, उसमें कुछ मुद्राएं शामिल की गई हैं, उसके आधार पर तय होता है कि SDR की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ से UPSC ने सीधा सीधा पूछ लिया था जब इसको जोड़ा गया था ये वाला, तो इसके बाद मेरे ख्याल से 18 के एग्ज़ाम में शायद पूछा था या उसके पहले पूछा था। तो मुद्राओं की SDR बास्केट में
जो करेंसीज़ हैं वो हैं डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिन और चीनी रेनमिनबी, ये वहाँ की करेंसी है। ये मुद्राएं उसमें शामिल हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एसडीआर बास्केट में किन किन मुद्राओं को शामिल किया गया। ये 5 मुद्राएं आपको याद होनी चाहिए, रट जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एसडीआर मुद्रा के मूल्यों का दैनिक मूल्यांकन अवकाश को छोड़कर या जिस दिन आईएमएफ व्यवसायिक गतिविधियों के लिए बंद हो तो क्या होता है, इनका मूल्यांकन होता है। कहने का मतलब ये कि दैनिक मूल्यांकन होता है, लेकिन जिस दिन छुट्टी है उसको छोड़ दीजिए, या फिर आईएमएफ का मतलब बिजनेस जिस दिन बंद है, काम नहीं चल रहा है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक। और मूल्यांकन बास्केट की समीक्षा तथा इसका प्रयोजन हर 5 वर्ष पर किया जाता है। समायोजन हर 5 वर्ष पर किया जाता है, यानी कि 5 वर्ष में ये देखा जाता है कि क्या इसमें कोई नई करेंसी शामिल करनी चाहिए, क्या इसमें कुछ उतार चढ़ाव की ज़रूरत है। ये सारी बातें जो बास्केट है इस पर की जाती हैं, ठीक है। कोटा, इसको एसडीआर में इंगित किया जाता है। कोटा का मतलब ये है, सिंपल सी चीज़ है, हर देश की एक औकात तय कर दी गई है कि भाई आपको इतना कोटा मिला हुआ है, आपकी इतनी औकात है, इतना % आपका है। उसी के हिसाब से आपको वोट देने का भी अधिकार होता है, उसी के हिसाब से आप एसडीआर से पैसे निकाल सकते हैं। और ये कोटा कैसे तय होता है कि जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है और आईएमएफ में उसका योगदान कितना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के तय किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, किसी देश का कोटा जो है आईएमएफ में योगदान की राशि देख रहे हैं, जो पैसा आपने आईएमएफ में दिया वो कोटा एसडीआर में अंकित होता है, ये एसडीआर में शामिल किया जाता है, लिखा जाता है उसमें भी, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए, सदस्यों का मतदान अधिकार सीधे उनके कोटे से संबंधित होता है। पूछा जा सकता है कि ये जो मतदान करने का अधिकार है ये लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, सबको एक वोट मतलब सबका वोट बराबर है, इस तरह का अगर सेंटेंस आया तो वो गलत सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे जिसने जितना उसमें पैसा दिया है, योगदान दिया, उसके हिसाब से उसको कोटा मिला हुआ है, और जितना कोटा मिला है उसके वोट की वैल्यू जो है उतनी ही होगी, ठीक है ना, उतना ही माना जाएगा। चलिए, इतना समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आईएमएफ अपने सदस्यों को उनके मौजूदा कोटा के अनुसार सामान्य एसडीआर आवंटित करता है। वही बात अभी हमने कहा कि जितने औकात का कोटा है उसी हिसाब से आप एसडीआर ग्रहण कर सकते हैं, वहाँ से पैसे ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, भारत से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईएमएफ में भारत का कोटा कितना है। 2016 में कुछ सुधार किए गए थे आईएमएफ में, ठीक है, और इसके अनुसार भारत का जो मतदान अधिकार है वो 0.3% से बढ़ करके 2.3% हो गया था, ठीक है। और ये क्या है, 1 मिनट, मतदान वो अनावश्यक रूप से लिख दिया गया था, तो उसको छोड़ते हैं, मैंने एडिट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि भारत का जो अधिकार है मतदान का वो 2.3% से बढ़ के 2.6% हो गया, चीन का इतना हो गया, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में भारत के पास आईएमएफ में विशेष आहरण अधिकार जो एसडीआर कोटा है, ठीक है, सॉरी एसडीआर है, वो कोटा का 2.75% और वोट जो है 2.63% है फिलहाल वर्तमान में। ये आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से कभी कभी पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर यूपीएससी जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाती है तो उसमें एक लाइन इस तरह की दे सकती है। चलिए, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें आईएमएफ में स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा संपत्ति और रिजर्व ट्रेंच के अलावा विशेष आहरण अधिकार भी शामिल है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, उसमें जो ये विशेष आहरण अधिकार है ना, एसडीआर है, ये भी शामिल होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब हम बात करेंगे विश्व बैंक समूह की। विश्व बैंक से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके हम जो फैक्चुअल बातें उनको भी देखेंगे, जो समझने वाली बातें उनको भी देखेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आईबीआरडी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनकी स्थापना 1944 में न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। अभी हमने थोड़ा सा देख ही लिया था ऊपर। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसको आधिकारिक तौर पर क्या कहते हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन कहा गया उसको।
1 से 22 जुलाई 1944 तक 44 देशों ने इसकी सदस्यता ली, इसमें शामिल हो गए। और इसका तत्कालिक उद्देश्य जो था वो वही था कि विश्व में जो संकट आ गया था वर्ल्ड वार के कारण, तो उसमें देशों की मदद करना था। आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये लाइन का क्या मतलब है? देखिए, जो विश्व बैंक है ना, उसका असली नाम है विश्व बैंक समूह। उसमें कई संस्थाएं हैं, अभी हम देखेंगे, लेकिन जो मेन है वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD। इसी को मोटे तौर पे विश्व बैंक कहा जाता है। बाकी तो इसमें है ही, सहायक के तौर पे है। चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। डिस्ट्री मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, कोई संस्था UN से जुड़ी है कि नहीं, या कोई उसकी पर्यवेक्षक है, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। और यह कई संस्थाओं का समूह है, अभी हमने जाना, इसीलिए इसे विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक में इतने सदस्य हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को, ये जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ इसको आप कई बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, बहुत ज़रूरी है, कहीं भूले ना। विश्व बैंक का सदस्य अगर आपको बनना है तो आप सबसे पहले IMF का सदस्य बनेंगे, ठीक है। पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना ज़रूरी होगा। ये एक बार मैं करेक्ट करता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम नहीं है, ये है, क्या कहते हैं, IMF है। IMF का सदस्य बनना होगा। हाँ जी, तो इसको मैंने ठीक कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखिएगा। विश्व बैंक का सदस्य बनना है तो इससे पहले आपको IMF का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों में अंतर एक बार देख लेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है, ठीक है, ऋण देता है। कौन? विश्व बैंक। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही ऋण देता है। फिर से समझिए, आपने कई बार योजनाओं को पढ़ते समय देखा होगा कि इसमें विश्व बैंक सहायता कर रहा है, कई सारे सुधार कार्यक्रम चलते हैं, उसमें जो है विश्व बैंक मदद करता है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो इन सब चीज़ों के लिए ऋण नहीं देता। अगर सरकार का बैलेंस बिगड़ रहा है वित्तीय मामले में तो वहाँ पे सहायता कर सकता है। यहाँ पे लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ऋण देता है। जैसे हमने 1990 के दशक में जब संकट आया था तो IMF से हमने कर्जा लिया था, तो इसने कहा था कि ये सुधार करो, हम देते हैं। तो नीति सुधार करने हैं तो उसके लिए कर्जा मिलेगा यहाँ से। इन दोनों संस्थाओं में एक अंतर ये भी है कि विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, ध्यान रखिएगा, जबकि जो मुद्रा कोष है वो मुद्रा कोष के संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी देश भी कर सकते हैं। भाई SDR कोटा ये सब अधिकार है तो उसके हिसाब से पैसे आप निकाल सकते हैं, उनसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बातें थी, आगे बढ़ते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसका, विश्व बैंक की बात कर रहे हैं, वो पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है, ठीक है। यह एक अग्रणी विकास संस्था है जो विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए और इसी तरह की चीज़ों को, जोखिम को कम करने के लिए सहायताएं देता है, सलाह देता है, ऋण देता है, ये सारे काम करता है। अच्छा, इसके सदस्य देश संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि कैसे इसका वित्त पोषण किया जाए और इसका पैसा कैसे खर्च किया जाए, ठीक है ना। और विश्व बैंक का प्रयास सतत गरीबी में कमी करने के उद्देश्य से सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों तक पहुंचने पर केंद्रित है। ये नॉर्मल सी बातें हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो विश्व बैंक है उसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं। ध्यान से देख लीजिए एक बार, कुछ ही बातें हैं, पूरा रटने की जरूरत नहीं है। इसमें जो की पॉइंट है उसको आप देखिएगा। सबसे पहले तो यही है IBRD, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इतने सदस्य हैं। इसका जो उद्देश्य है वो वही ऋण वगैरह दे करके सहायता करना है और इसमें विश्लेषणात्मक और सलाहकार सेवाएं भी शामिल हैं, ठीक है। जो है यह उन सदस्य देशों के स्वामित्व में है जिनकी मतदान शक्ति देश की सापेक्ष आर्थिक शक्ति के आधार पर इसकी पूंजी सदस्यता से जुड़ी हुई है, ठीक है। IBRD दुनिया के वित्तीय बाज़ारों से अपना अधिकांश धन जुटाता है। कहाँ से? वित्तीय बाज़ारों से। और इसने AAA रेटिंग बनाए रखी है। किसी संस्था को AAA रेटिंग दी जाती है, मतलब बहुत उत्कृष्ट संस्था है,
और उसके फ्लॉप होने की, फेल होने की संभावना नहीं है। ठीक है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। ये है रेटिंग का मतलब। IBRD और IDA मिलकर विश्व बैंक का स्वरूप लेते हैं। अभी IDA के बारे में हम जानेंगे, जो विकासशील देशों की सरकारों को वित्त पोषण, नीति सलाह और तकनीकी सहायता देते हैं। यह विश्व बैंक के परिचालन खर्चों का वहन करता है और बेहद गरीब देशों के लिए IDA को धन प्रदान करता है। अब वही देखेंगे IDA क्या है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करेंगे, IFC। इसकी स्थापना 56 में हुई थी और इतने सदस्य इसमें शामिल हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाजारों में कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को रोजगार सृजित करने, कर राजस्व जुटाने, कॉरपोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने तथा उनके स्थानीय समुदाय में योगदान करने में सहायता देता है। क्या करता है, इसको फिर से देख लीजिए। उसके बाद से यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे मेन कीवर्ड है इसमें, निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक संस्थान है। निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देता है सरकार के अलावा कि आप आइए विकास के काम करिए। और IFC अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में ऋण दायित्वों को पूरा करने के माध्यम से लगभग सभी ऋण गतिविधियों के लिए धन जुटाता है। बाकी इसकी रेटिंग AAA और आमतौर पर 7 से 12 साल की परिपक्वता वाले व्यवसायों और निजी परियोजनाओं को ये ऋण देता है। ठीक है, निजी जो परियोजनाएं चल रही हैं उनको भी ये ऋण देता है कि आप अपना काम पूरा करिए। इसके द्वारा किए जाने वाले निवेशों के लिए समान ब्याज दर नीति नहीं है, सीधी सी बात है, अलग अलग होगी। और IFC अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के जोखिम को कम करने के लिए अपने वैश्विक व्यापार वित्त कार्यक्रम के माध्यम से 80 से अधिक देशों में 200 से अधिक अनुमोदित बैंकों के व्यापार भुगतान दायित्वों की गारंटी देता है। ये नॉर्मल सी बात है। मेन बात क्या है इसमें सबसे ज़्यादा कि यह निजी क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देता है, निजी निवेश को बढ़ावा देता है ताकि विकासशील देशों में विकास की गतिविधियाँ आगे बढ़ाई जा सकें। ठीक है, इसके बाद से IDA है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ये भी विश्व बैंक का हिस्सा है। स्थापना 60 में हुई थी और इतने सदस्य हैं। ये देखिए, विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। 173 शेयरधारक देशों के द्वारा ये प्रबंधित होता है और इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, असमानताओं को कम करना, लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए अनुदान प्रदान करना, और यह दुनिया के 75 से ज़्यादा गरीब देशों में बुनियादी सामाजिक सेवाओं के लिए सहायता देता है। ठीक है, और ठीक है, इसमें इतने अफ्रीकी देश हैं। आगे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका जो काम है वो ये है, रियायती शर्तों पर ऋण देना, या कभी कभी शून्य शर्त पे, मतलब ब्याज नहीं लिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऋण देना इसका सबसे मेन काम है ताकि देशों का विकास हो सके। बहुत कम ब्याज लगता है कभी कभी। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें छूट वूट ये सब नहीं पूछा जाता है। बाकी ये इसमें सुधार करता है, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका असली जो काम है वो बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से ICSID, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसमें सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि निवेश से संबंधित विवाद हो रहा है, कोई कंपनी कोई काम कर रही है, इस तरह से किसी देश में कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो विवाद कैसे निपटाया जाए, जो आर्थिक मामलों वाला विवाद है उसको निपटाने के लिए ये काम करती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें भारत नहीं है। भारत को क्या है कि भारत को लगता है कि इसमें भेदभाव होता है, तो भारत इसकी सदस्यता नहीं लिया है। एक है मिगा से क्वेश्चन आया है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। देख लीजिए, इसी में इसका अर्थ है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी क्या करती है। देखिए, 1988 को इसकी स्थापना की गई। कानूनी तौर पर अलग और आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यवसाय के लिए खोली गई मिगा में इतने सदस्य हैं। मिगा को विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक के लिए बनाया गया था। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि विकासशील देशों में अगर आप निवेश करते हैं, गैर वाणिज्यिक का मतलब ये कि जिसमें हो सकता है कि मतलब व्यापार ना हो, जिसमें आर्थिक गतिविधियां शामिल ना हो, विकास के काम हो, उसमें आप निवेश करना चाहते हैं तो एक तरह से ये बीमा स्रोत के तौर पे काम करेगा। ठीक है, पूरक के तौर पे काम करेगा। अगर आपका पैसा आपको लगता है कि डूब जाएगा, डर है, तो ये गारंटी ले सकता है। ठीक है, यह ऋणदाताओं और निवेशकों को
युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में भी काम करता है कि भाई अगर युद्ध हो गया, मान लीजिए कि आप यहाँ निवेश करने से डर रहे हैं कि आगे चल के युद्ध हो जाएगा, तो वो कहेगा कि लगाओ आप पैसा, युद्ध होगा तो देखा जाएगा, हम है ना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना है। बेसिकली निवेश को ही तो बढ़ावा दे रहा है, तो FDI आए तो और अच्छी बात है, विदेशों से लोग आके इन्वेस्ट करें किसी देश में, उसका विकास हो, ठीक है, ताकि आर्थिक विकास में मदद मिल सके, गरीबी को कम किया जा सके, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी ये सब हमने बता दिया। अब बात करेंगे विश्व बैंक और भारत का जो संबंध है। देखिए ब्रिटेन वुड्स में ये वही बात फिर से वो दोहरा दी गई है। IBRD और IMF की स्थापना की गई थी 1956 में। भारत IFC और 60 में IDA के मतलब सदस्यों में शामिल हो गया। भारत जनवरी जो है 1994 में मीगा का सदस्य बना। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग समय पे विश्व बैंक की अलग अलग संस्थाएं बनती चली गईं और समय समय पर भारत इसमें शामिल होता गया। लेकिन जो ICSID है विवाद वाला, भारत उसका सदस्य नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये वो बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बने हैं, इनको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें लिखी गई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग करने से पहले मैंने उनको एडिट कर दिया, ठीक है। लेकिन PDF नोट में वो बातें हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। हमारा अगला टॉपिक है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसके आधार पर नीति आयोग ने भी एक जारी किया था, तो उसे हमने वीडियो के रूप में कवर कर लिया है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या है। हाल ही में UNDP और एक और संस्था है, इसने जारी किया था, इसका नाम देख लीजिए, OPHI इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इनके द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस सूचकांक को 2010 में विकसित किया गया था। और जो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये इस विचार पर आधारित है कि गरीबी एक आयाम नहीं है। यह न केवल आय पर निर्भर करती है और एक व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी कई बुनियादी ज़रूरतों की कमी भी हो सकती है, ठीक है। यह एक बहुआयामी बात है, मतलब गरीबी जो है इसके कई सारे पक्ष हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, आप चाहें तो वैसे भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं एक एक करके बात करेंगे। एक और साधारण सी लाइन एक बार देख लेते हैं। यह सूचकांक वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर आधारित है जो प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गरीब लोगों के जीवन की जटिलताओं को माप करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 आयाम हैं इसमें और ये 3 आयाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। एक है शिक्षा, एक है स्वास्थ्य, एक है जीवन स्तर। अब क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, अगर तीनों को शामिल करके बनाया जाए तो सीधा सीधा ये हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक वैश्विक बहुआयामी सूचकांक में शामिल नहीं है। 3 तो है ही, चौथा एक को इधर दे दिया जाएगा, आपको पकड़ के निकालना है वो कौन सा है, ठीक है। अब शिक्षा में क्या है, इसमें स्वास्थ्य में कौन कौन सी बातें हैं, जीवन स्तर में क्या क्या होना चाहिए, सारी बातें हैं इसमें, ठीक है। यह बताता है कि लोग 3 प्रमुख आयामों में से किस प्रकार पीछे रह जाते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जिसमें 10 संकेतक भी हैं, मतलब इन्हीं के अंदर और भी संकेतक करके 10 बना दिया गया है, ठीक है। जो लोग इन भारित संकेतकों में से कम 1/3 नहीं ले आ पाते, ठीक है, 33% तक, तो मतलब उन्हें गरीब माना जाता है, बहुआयामी रूप से गरीब माना जाएगा, ओके। अब देखिए ये जो MPI है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पारंपरिक पद्धति की तुलना में गरीबी को विभिन्न आयामों से पहचानता है, जो केवल आय और मौद्रिक शर्तों से गरीबी को मापते हैं। जो पुराना वाला था उसकी तुलना में बेहतर है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मैं फिर से बता दूँ। कौन सी संस्था जारी करती है और इसमें कौन कौन से सूचकांक हैं, कौन कौन से आयाम हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बस सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये हो गया। अब देखते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा है। जो अगला टॉपिक है वो है अमृत मिशन। इसका जो सेकंड फेज़ है वो शुरू कर दिया गया है और इसीलिए चर्चा में था। एक बार देख लेते हैं। ओह एक मिनट ये गड़बड़ होगा, 1 मिनट में वापस आता हूँ। हाँ, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो ध्यान में रखने लायक है, वो है कि इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है। किसी भी योजना को पढ़ते हैं ना तो मंत्रालय याद रखिएगा। शहरी मामलों का मंत्रालय है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, वो इसका नोडल मंत्रालय है। अब देखिए, अमृत मिशन को हर घर में पानी की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है,
आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ साथ सभी की नल तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। पहली बात ये कि ये शुरू कब किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो सीवरेज और इस तरह की चीज़ें हैं सफाई से संबंधित, इसके लिए किया गया था। अमृत जो 2.0 है, इसका लक्ष्य क्या है? इतने जो है शहरी स्थानीय निकाय हैं, इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, इसीलिए मैं इतना बोल दिया। इनमें सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज देना, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका जो उद्देश्य है, स्टार्टअप और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर बढ़ना, सीधी सी बात है, ये सिंपल सी बात है। बाकी देखिए, पानी की ज़रूरतों को पूरा करना है, जो अपशिष्ट है उसको उपचारित करना है, ये सारी चीज़ें हैं। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टिक का 100% कवरेज प्रदान करना है। ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे, 500 शहरों की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखिएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग से शहरों की कुल पानी की ज़रूरत का 20% तथा औद्योगिक मांग का 40% पूरा होने की उम्मीद है। सिर्फ उम्मीदें हैं, इस तरह के काम तो हो नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि जो गंदा पानी है उसका पुनर्चक्रण किया जाए और शहरों में दोबारा इस्तेमाल किया जाए उनको, तो उससे 20% हो जाएगा। औद्योगिक मांग जो है, पानी की डिमांड तो उद्योगों में भी होती है, तो वहाँ 40% इससे पूरा होगा। आप जिस भी शहर में रहते हैं, क्या इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं? लेकिन अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मिशन के तहत प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ जल निकायों को प्रदूषित होने से बचाया जाएगा, सिंपल सी बात है। बाकी जल के समान वितरण, अपशिष्ट के पुनः उपयोग और जल निकायों के मानचित्रण का पता लगाने के लिए शहरों में पेयजल सर्वेक्षण कराया जाएगा। सीधी सी बात है, मैं वापस से आपको रिवाइज करा देता। इस योजना में मंत्रालय कौन सा है, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है उसमें वो जो 500 शहरों वाली बात है ना, उसे ध्यान रखेंगे। और इसका फोकस कहाँ पे है? फिलहाल तो जो सेकंड फेज़ है इसमें पानी 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 ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन जो ओवरऑल देखेंगे तो जो नालियाँ होती हैं उनकी सफाई, ये सब चीज़ें करना इसमें शामिल है। अब जो है अगला टॉपिक है वो है उज्ज्वला योजना, इसको देखते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए कि इस योजना से इस बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर आएगा, या तो यूपीएससी पूछेगी या फिर यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आएगा या फिर कोई और एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, पिछले कुछ महीनों से महंगाई की कुछ ज़्यादा ही चर्चाएं चल रही हैं और दो बातों की चर्चा सबसे ज़्यादा, एक है गैस और दूसरा है पेट्रोल, ठीक है। तो पेट्रोल से जो क्वेश्चन बन सकता है, जिस तरह की चीज़ें हैं वो हमने अलग तरीके से डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ उज्ज्वला योजना सामने है, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इन तथ्यों पे आप फोकस करेंगे। इस योजना के तहत देखिए कुछ अनावश्यक चीज़ें थी, अभी मैंने रिकॉर्ड करने से पहले ना एडिट कर दिया, लेकिन काम की चीज़ें यहाँ हैं। 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य था, ठीक है। और यह लक्ष्य मार्च 2020 की समय सीमा से 7 महीने पहले ही अगस्त 2019 में हासिल कर लिया गया था। इस तरह से बहुत कम होता है कि योजना को समय से पहले पूरा कर लिया जाए, ये हो गया था, ठीक है। ध्यान रखें कि महत्वपूर्ण है। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया। अब देख लेते हैं कि जो पहली योजना थी उसमें क्या था और सेकंड वाले में क्या है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फ़ेज़ 1, इसे गरीब परिवारों को जो एलपीजी है कनेक्शन वो प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था 2016 में, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो दूसरा चरण शुरू हुआ है, इसका उद्देश्य उन प्रवासियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं। दिस इज़ द की पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रवासी दूसरे राज्यों में रहते हैं, अब मान लीजिए बिहार का व्यक्ति है, यूपी का व्यक्ति है, बम्बई गुजरात जाकर कहीं काम कर रहा है, तो इनको भी लाभ पहुंचाना है और अपने पते का प्रमाण प्रस्तुत करने में जिनको कठिनाई होती है उनको लाभ पहुंचाना है, ठीक है। अब उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए केवल सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, अपने बारे में खुद बता देंगे कि भाई हम यहाँ से आए हैं, ये करते हैं। अब देखिए उद्देश्य में तो ऐसे ही आप जानते हैं, महिलाएं सशक्त होंगी, उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी, क्योंकि जो चूल्हे से खाना बनता है गाँव में, तो धुएँ की वजह से कई सारी सांस की और दिल की बीमारियाँ हो जाती हैं, तो उसकी रोकथाम होगी। भारत में अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन के कारण होने वाली मौतों में
कमी आएगी उसकी संख्या में। घर के अंदर जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण होता है, छोटे बच्चों को, महिलाओं को, जो वृद्ध हैं उनको भी नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन क्वेश्चन का आधार ये बन सकता है। इस योजना में बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कितना? 1600। अब इसको आगे पीछे 1000, 1500, 2000, 2500 आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है कि मतलब सरकार नहीं, यूपीएससी कर सकती है क्वेश्चन को घुमाने के लिए, ध्यान रखिएगा। और एक जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहली रिफिल और एक हार्ट प्लेट निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ये इसका एक हिस्सा है, ठीक है ना, पहली रिफिल फ्री में मिलेगी। अच्छा, लक्ष्य क्या है, ध्यान रखिएगा। जो 2.1 था, इसके तहत मार्च 2020 तक गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको, मतलब 5 मिलियन महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य था। हालांकि अगस्त 2018 में 7 अन्य श्रेणियों की महिलाओं को योजना के दायरे में लाया गया था। और इसमें क्या क्या शामिल है? अनुसूचित जाति जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय योजना, अन्य योजना, ये जो योजनाएं चल रही थी उनके तहत जो महिलाएं थी उनको भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, आगे सरकार ने 50 जिलों के 21 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो उज्ज्वला योजना है उसमें हम सिलेंडर कर रहे हैं, लेकिन 50 जिलों में ऐसी व्यवस्था होगी कि 21 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचाया जाएगा। शहरों में कई जगह ये सुविधाएं हैं कि गैस के लिए सिलेंडर नहीं आता, पाइप लगा हुआ है घरों में, वहाँ से बाकी जो सुविधाएं मीटर वगैरह लगे होते हैं आप उनका इस्तेमाल करिए, ये बड़ी अच्छी सुविधा है। तो ये इसमें शामिल किया गया है। पूछा जा सकता है, जो लोग नहीं इसको पढ़े रहेंगे उनको ये गलत लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये गलत नहीं है, सही है। नोडल मंत्रालय कौन है? इंपॉर्टेंट है, हालांकि गैस भी कर सकते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। उपलब्धियों की बात करेंगे तो अभी हमने बात की कि जो है इसके तहत जो है 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। देश में रसोई गैस बुनियादी ढांचे का कई गुना विस्तार हुआ है। पिछले 6 वर्षों में देश में 11,000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए हैं। ये तो सिंपल सी बात है, छोड़ भी सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की। चलिए देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। सरकार ने एक तरह की योजना कह सकते हैं, या एक तरह का की पॉलिसी, जो भी कहिए, उपाय कह लीजिए, अपनाने की बात की है कि एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की है। और उसी में नीति आयोग ने कुछ सलाह दिया है। सलाह के रूप में क्या कहा है नीति आयोग ने? यहाँ देखिए लिखा हुआ, एक मिनट, कि सफलता के लिए, इस राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण घटक के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे मुद्रीकरण उपकरणों को बढ़ाने हेतु नीति और नियामक परिवर्तन की ज़रूरत है। इस बारे में सिफारिश की है। अब देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, वैसे आगे लिखा होगा कहीं कि ये जो मुद्रीकरण पाइपलाइन है, बेसिकली इसका जो थीम है ना, सरकार ये चाहती है कि जो संपत्तियां अनावश्यक रूप से हैं उनको, उनका विनिवेश करके उससे पैसा लिया जाए, वो पैसा खर्च किया जाए विकास के कामों में। तो उसमें नीति आयोग ने कहा कि भाई इनसे आप बात करो, इसमें कुछ इनसे सहायता लेकर के या इनको साथ लेकर के हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले 1 लाइन 2 लाइन इसको पढ़ लेते हैं, फिर इनके बारे में जो 2 संस्थाएं हैं ना, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मुद्रीकरण पाइपलाइन से नहीं आएगा। ये जो संस्थाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है। खैर ये देख लीजिए, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक 4 वर्षों की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्ति के माध्यम से कुल 6 लाख करोड़ का मुद्रीकरण किया जा सकता है। ऐसा मानना है, ऐसा हो सकता है, अनुमान है। ठीक है, यह योजना प्रधानमंत्री की रणनीतिक विनिवेश नीति के अनुरूप है। वैसे भी एक योजना है रणनीतिक विनिवेश, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इसके बारे में हमने मेंस में बात की थी। और इसके तहत सरकार केवल कुछ चिन्हित क्षेत्रों में उपस्थिति बनाए रखेगी और शेष निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया जाएगा या फिर बेच दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके तहत सरकार की योजना जो है राजमार्गों, पाइपलाइनों, रेलवे या भी इनके मतलब इनके मुद्रीकरण के माध्यम से पैसा जुटाना है, कुल मिला के यह है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं सोच रहा था कि इसको स्किप कर दें, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसके तहत सरकार की योजना राजमार्गों, गैस पाइपलाइनों, रेलवे पटरियों
और बिजली ट्रांसमिशन लाइनों जैसी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए ये जो दो संस्थाएं हैं इनका उपयोग करना है। अब ये क्या मतलब है समझ लीजिए। जो राजमार्ग हैं उसके किनारे बहुत सारी ज़मीन खाली रहती है, गैस पाइपलाइन है उनके आसपास की ज़मीन खाली रहती है, जो बिजली ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ भी ज़मीन खाली रहती है, सार्वजनिक संपत्ति है ये। तो उनको बेचा जाए, उनको लीज पर दिया जाए, उससे पैसा आएगा, देश का विकास होगा। ये जो प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां वहाँ पे अपना कोई होटल खोलेगा, कोई कुछ करेगा तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे टैक्स मिलेगा सरकार को। तो ये फ़ायदा है और इनका उपयोग करना उसमें शामिल है। ये जो दो संस्थाएं हैं, एक रियल इस्टेट वाली है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। देखते हैं इनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो यही से आएगा। सबसे पहले बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या है? ये ऐसे उपकरण हैं जो म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? वैसे तो आप देखते हैं बहुत सारे इसके प्रचार आते रहते हैं कि आपने पैसा लगाया म्यूचुअल फंड में और एक कंपनी है जो मैनेज करती है इसको, आपके पैसे को अलग अलग जगहों में, कहीं शेयर खरीदने में, कहीं बॉन्ड खरीदने में लगा देगी और जैसे जैसे कंपनी में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा उसी के अनुसार आपके पैसे में फ़ायदा नुकसान होगा, क्योंकि लिखा रहता है ना जोखिमों के अधीन है। तो इस तरह से ये काम करता है। अगर फ़ायदा हुआ तो कुछ हिस्सा कंपनी रख लेगी, बाकी आपको दे देगी। तो इसी तरह से ये काम करते हैं इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं। और इन्हें कई निवेशकों की छोटी रकम को उन परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एक अवधि में नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं। सीधी सी बात है कि एक खास टाइम पीरियड में उनको पैसा मिल जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। इस नकदी प्रवाह का एक हिस्सा निवेशकों को लाभांश के रूप में दे दिया जाएगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है कि आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा और जितना उनका बनता है वो अपना ले लेंगे। ठीक है। अब देखिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वाला जो ट्रस्ट है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में न्यूनतम निवेश राशि 10 लाख रुपए है। क्या है इसका मतलब? ये अगर आईपीओ जारी करते हैं, आईपीओ का मतलब होता है शुरू में जो अपना शेयर वगैरह जारी करते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो उसमें न्यूनतम राशि 10 लाख रुपए है। इसलिए यह उच्च आय वाले व्यक्तियों, संस्थागत और गैर संस्थागत निवेशकों के लिए उपयुक्त है। अब आम आदमी के पास 10 लाख रुपए थोड़ी है कि इसमें जाके इसका हिस्सेदारी खरीद ले। ठीक है, 10 लाख रुपया बहुत होते हैं। तो इसको जो है स्टॉक की तरह ही आईपीओ के माध्यम से एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया जाता है, जैसे कि आप शेयर मार्केट कह सकते हैं मोटे तौर पे कि शेयर मार्केट में ये मतलब सूचीबद्ध होते हैं। आप चाहें तो इनका शेयर ले सकते हैं, इसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं, लेकिन जब इनका पब्लिक ऑफरिंग आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो कम से कम 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बाकी तो कंपनियां अपना शेयर जारी करती हैं तो एक शेयर का दाम 100 रुपये भी हो सकता है, कभी कभी 150 भी हो सकता है, 15 रुपये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे निवेश करने के लिए कम से कम इतना चाहिए। मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो 10 लाख है ना, ये आगे पीछे घुमा फिरा के कहा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा और घुमाया जा सकता है। चलिए, ये जो ट्रस्ट है उसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको आप सेबी कहते हैं, सेबी के विनियमन द्वारा 2014 में जो नियम बना था उसके द्वारा विनियमित किया जाता है। ओके, आगे बढ़िए। इसकी संरचना इस प्रकार की जाती है कि निवेशकों को पूर्वानुमेय नकदी प्रवाह के साथ बुनियादी ढांचे की संपत्ति में निवेश करने का अवसर मिल सके। कुछ होता है ना, प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो होता है, तो उसके साथ मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैश फ्लो कैसा होगा, क्या होगा, और उसके हिसाब से आप निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिल सके। जबकि परिसंपत्ति के मालिक उन परिसंपत्तियों से भविष्य में होने वाले राजस्व नकदी प्रवाह को रोकने हेतु अग्रिम संसाधन धन जुटा सकते हैं और जिन्हें बदले में नई परिसंपत्तियों में लगाया जा सकता है या कर्ज के रूप में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मालिक हैं, जो पैसा लेंगे, उनका कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है ना। अब देखिए, एक और संस्था की बात हो रही थी, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या? रियल इस्टेट का मतलब जो घर और बनता है ना, बिल्डिंग्स बनती हैं, वो वाला। तो इन दोनों में देखो बेसिक अंतर ये है कि जो पहले वाला हमने बात किया वो शेयर मार्केट और इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, और जो ये रियल इस्टेट वाला है ये क्या है? अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ है। अचल संपत्ति मतलब ज़मीन, मकान, ये सब, लेकिन काम लगभग उसी तरह का है। रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये जो रियल इस्टेट वाला ट्रस्ट है, इसकी संरचना म्यूचुअल फंड के समान है। हालांकि म्यूचुअल फंड में जहां अंतर्निहित परिसंपत्तियां, बांड, स्टॉक, जो मैंने बताया था ना कि आप बांड में और स्टॉक में और वहाँ तक निवेश कर सकते हैं, वहीं जो रियल इस्टेट वाला है
ये निवेश किस में करेंगे? घर में, ज़मीन में, इन सब जगहों पे, ठीक है। और जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो आय सृजन के लिए अचल संपत्ति में लगाया जाता है। जो पैसा आएगा उसको दोबारा से उसी में लगाया जाता है, इसका ये काम है, ठीक है। अब देखिए, यह आय इकाई धारकों के बीच वितरित की जाती है। अब जो जो इसमें शामिल है उनको पैसा मिलेगा अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो। किराए और पट्टों से प्राप्त होने वाली नियमित आय के अलावा अचल संपत्ति की पूंजी वृद्धि से भी लाभ मिलता है। ज़मीन खरीद कर रख दिए हैं और 10 साल में ज़मीन का दाम बढ़ गया, उससे भी फ़ायदा है, ठीक है। और इससे भी जो है इकाई धारकों को लाभ मिलता है, ये उनकी आय है। और इसमें जो न्यूनतम अंशदान की राशि है, आप इसमें निवेश करेंगे तो कम से कम 50,000 रुपये है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं नियो बैंक बनाम पारंपरिक बैंक। पारंपरिक बैंक के बारे में आप जानते ही हैं, जो बैंक की शाखाएं खुली हैं, आप जाते हैं, खाता खुलवाते हैं, पासबुक मिलता है, एटीएम कार्ड मिलता है, और जो भी आप ऋण लेते हैं, पैसा जमा करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। नियो बैंक क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और इसी पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ ये जो लाइन है इसको समझ लेंगे, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। नियो बैंक केवल ऑनलाइन वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, जिनको फिनटेक कंपनियां कहते हैं, जो पूरी तरह से डिजिटल रूप से या मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो नियो बैंक बिना किसी भौतिक शाखा के डिजिटल बैंक हैं। ये स्टेटमेंट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीधा सीधा पूछा जा सकता है नियो बैंक क्या है, 4 सेंटेंस दिए गए हैं और थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता करके वो मतलब ऐसा लिख दिया जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाए। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन चलते हैं, इनकी कोई शाखा नहीं होती, एक तरह से डिजिटल बैंक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में इनके विकास को लेकर के कुछ बातें हैं। एक शब्द है यहाँ पे ना, ये वाला काम का है। 2017 में नियो बैंक शब्द विश्व स्तर पर प्रमुखता प्राप्त करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे पारंपरिक बैंकों के लिए एक नए चैलेंजर के रूप में उभरे, ठीक है। और नियो बैंकों को चैलेंजर बैंक भी कहा जाता है। पूछ लिया जाए आपसे कि चैलेंजर बैंक किसे कहते हैं, या चैलेंजर बैंक के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझ पाएंगे। खैर, नियो बैंक के लिए बाजार की संभावना दुनिया भर में इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती हुई पहुंच से प्रेरित है, और वो तो आपको अच्छे से पता है भली भांति। अच्छा, इनके लाभ की बात करें तो पूछा जा सकता है कि नियो बैंक के क्या लाभ हैं। सीधा सीधा देख लीजिए। वे आसान आधार पर परेशानी मुक्त बैंकिंग प्रदान करते हैं। मस्त घर बैठे लेटे बैठे कुछ भी करते हुए आप बैंकिंग कर लीजिए। वे एक सहज यूजर इंटरफेस प्रदान करते हैं। ग्राहकों को अब एक गड़बड़ नेट बैंकिंग साइट के माध्यम से काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे, वे ग्राहक की ज़रूरतों के अनुरूप अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है। वे उपयोगकर्ताओं को रचनात्मक और नवीन सेवाएं प्रदान करते हैं और डेटा उल्लंघन से बचाने के लिए एक उन्नत सुरक्षा स्तर के साथ आते हैं। अच्छी सिक्योरिटी होती है इसमें। ये सारी अच्छी बातें हैं इसकी। अच्छा, भारत में अगर बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में लगभग 1 दर्जन नियो बैंक हैं, जिनमें रेजर पे एक्स आपने नाम सुना होगा, एपीफी, ओपन, नियो, जुपिटर आदि शामिल हैं। भारत में नियो बैंक 2 प्रकार के हैं, एक तो लाइसेंस प्राप्त किए हुए हैं और एक दूसरे गैर लाइसेंस प्राप्त हैं। देखिए, जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो पारंपरिक बैंकों के साथ जुड़ करके गठजोड़ करके काम करते हैं, ठीक है, अपनी सेवाएं देते हैं। और जिनके पास लाइसेंस है वो अपने दम पे काम करते हैं। ओके, ये बेसिक बातें हैं, इतना समझ लीजिए, काम हो जाएगा। नियो बैंक से क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर भी आया ना, जो बातें मैंने बताई हैं इनमें से मान लेते एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया और क्वेश्चन बना, तो भी आप इसी ज्ञान के आधार पे उसका उत्तर दे लेंगे बहुत आसानी से, टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे पशुपालन की। ये जो टॉपिक है मुख्य तौर पे आप देखें तो मेंस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे इसका क्या लाभ है और इसमें क्या चुनौतियां हैं, वो सब मेंस के लिए हैं, तो उनको मैंने एडिट कर दिया। मेंस की जो नोट मिलेगी ना उसको और इन्हेंस करके और बेहतर करके आपको दे दिया जाएगा। लेकिन जो बच गया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्री में पूछी जा सकती हैं, तो एक बार देख लेते हैं। यह हाल ही में जो है इस पर ध्यान गया है, सिंपल सी चीज़ है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, तो सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। और बाकी यहाँ से पशुपालन के बारे में देखिए। पशुपालन से तात्पर्य है पशुधन को बढ़ाने और इनके चयनात्मक प्रजनन से है।
जो पशु हम पालना चाहते हैं, चयनात्मक प्रजनन कराएंगे उनका। अच्छा, यह एक प्रकार का पशु प्रबंधन है, देखभाल है, जिसमें लाभ के लिए पशुओं को के अनुवांशिक गुणों और व्यवहारों को विकसित किया जाता है। ठीक है। बड़ी संख्या में किसान अपनी आजीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर हैं और ग्रामीण आबादी का, ये इम्पोर्टेंट है, ग्रामीण आबादी का लगभग 55% लोगों का की आजीविका जो है इसी पर निर्भर है। अब देखिए, ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन में, मतलब जो निरंतर कीमतें हैं उन पे, कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुधन का जो योगदान है वो इतना है। कहने का मतलब ये है कि जितना कृषि क्षेत्र का योगदान होता है, मान लेते हैं कि 100 इकाई मान लेते हैं कि कृषि क्षेत्र का है, तो 100 में से लगभग 24% जो हिस्सा है वो पशुधन का है, जिसको कृषि के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। तो इससे बढ़ के इतना था, इससे बढ़ के कितना हो गया है, 28% हो गया। ठीक है। ये आंकड़ा जो था पुराना वाला 14-15 उसका आधार था, और जो 21 में सर्वेक्षण हुआ था इसका आधार क्या था, 18-19 था। तो पहले 24 था, 24 से 28% हो गया, 28.63%। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, भारत में विश्व में सबसे अधिक पशुधन जो है वो भारत में है, सिंपल सी बात है। अच्छा, भारत में 20वीं पशु गणना जो है, इसके अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी, पीसीएस में पूछा जा सकता है, 535 मिलियन है। ठीक है। और उसमें नहीं जाना कि किसकी गणना होती है, बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इस पशुधन गणना में वर्ष 2018 की गणना की तुलना में लगभग 4.5% की वृद्धि हुई थी। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, और लाभों में एक चीज़ ये भी है कि ऑपरेशन फ्लड आया था, गांव के लोगों की आय में वृद्धि हुई थी। ये सब बेसिक बातें हैं, ज़्यादा अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। एग्ज़ाम करीब है, जो प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो अभी क्वेश्चन के रूप में सामने आ सकता है, सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे। इधर उधर की बातें करने पे ना हम भटक जाते हैं। ठीक है। अगर समय होता पर्याप्त तो ये सब मैं एडिट नहीं करता, बहुत विस्तार से आराम से बताता, जैसा कि अगले बैच से 2023 में जो तैयारी करेंगे दोस्त, उनको मिलेगा उसका लाभ। चलिए आगे देखिए, पशुपालन और संरचना विकास कोष, इसके बारे में आप एक मिनट, हाँ, तो हम यहाँ थे। देखिए, पशुधन की बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित कुछ योजनाएं हैं, कुछ उपाय हैं जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। एक आपके सामने लिखा हुआ है पशुपालन और संरचना विकास कोष, यानी कि एक कोष बनाया गया है जिससे पशुपालन जो अवसंरचना है उसका विकास किया जाएगा। देखिए, सरकार द्वारा जारी किया गया पहला ये बड़ा फंड है, जिसमें किसान उत्पादक संगठन जो होते हैं, निजी डेयरी उद्यमी होते हैं, व्यक्तिगत उद्यमी होते हैं, और इसके दायरे में आने वाले अन्य हितधारक, ये सब शामिल हैं। ठीक है। कब ये शुरू किया गया है, लेटेस्ट है 2020 में ही, अभी ज़्यादा दिन नहीं, मतलब ज़्यादा साल नहीं हुए, 2020 की बात है, और इसमें 15,000 करोड़ रुपए हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य है, डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, पशु चारा, बुनियादी ढांचा में निजी निवेश को बढ़ावा देना, जो देश में उत्पाद बन रहे हैं डेयरी वगैरह के, इनका निर्यात कराना, ये सब चीज़ें जो है, और जो लोग शामिल हैं उनकी आय में वृद्धि कराने का भी उद्देश्य है। सारी बातें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे इसी के तहत, तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसका जो उद्देश्य है 500 मिलियन से ज़्यादा पशुओं को मतलब टीकाकरण करना, उनका टीकाकरण करना। इसमें भेड़, बकरी, सूअर, ये सब शामिल हैं। ठीक है। उनका 100% टीकाकरण करना शामिल है। मज़ेदार बात यह है कि जब तक एक चरण पूरा होगा तब तक जितना भेड़ बकरी का टीकाकरण हुआ था उसमें से कितनी चली जाएंगी। खैर, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोकुल मिशन में क्या है, यह मिशन देश में वैज्ञानिक और समेकित तरीके से स्वदेशी गोवंश नस्लों के संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रारंभ किया गया है, और इसके अंतर्गत जो देशी गोवंश के दुधारू उत्पादन है उसको बढ़ाना है, किसानों के लिए आर्थिक लाभ सहायता पहुंचाना है। ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पशुधन मिशन की बात करेंगे तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 14-15 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसका जो उद्देश्य है पशुधन उत्पादन प्रणालियों में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार लाना है, और सभी हितधारकों की क्षमता में सुधार करना है, सबको लाभ पहुंचाना है। ठीक है। इसके अलावा एक कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत जो मादा नस्लें होती हैं, गर्भधारण के लिए नए तरीके सुझाए जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लैंगिक बीमारियों के प्रसार को रोकना भी इसमें शामिल है, और ताकि नए नस्ल की दक्षता में वृद्धि की जा सके।
ये सारी चीज़ें शामिल है इसमें। ये हो गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ई रूपी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भले आगे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, क्वेश्चन का एक एंगल ये है कि ई रूपी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है या इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ये ऐसा है जो आपकी समझ पे आधारित है, मतलब ऑप्शन इस तरह के दिए जाएंगे जो आप कहीं किताब में ना पढ़े हों, क्योंकि जब भी किसी नई टेक्नोलॉजी, किसी नई चीज़ के बारे में कुछ पूछा जाता है तो कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं हो सकता है कि जो मैं बातें बता रहा हूँ वहाँ आगे लिखा भी हो, जो टेक्निकल बातें वो तो हम करेंगे ही। क्या है ज़रा ध्यान से समझिए। एक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली है। ठीक है, भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली ई रूपी लॉन्च करने जा रही है। ठीक है, ये जब ये करंट में था उस समय तब ये लिखा गया जा रही है। ओके, इस वाउचर सिस्टम का उपयोग पहले ही कई देशों में हो रहा है, जैसे कि अमेरिका में, कोलंबिया, चिली, स्वीडन और हांगकांग में हो रहा है। अच्छा, ध्यान से समझिए। डिजिटल पेमेंट हेतु यह एक कैशलेस और कंटेक्टलेस तरीका है। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया क्यूआर जो होता है ना, या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जो उपयोगकर्ताओं के मोबाइल पर भेजा जाता है। सीधी सी बात बताएं, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने कभी सामान मंगाया होगा डिलीवरी, कोई भी चीज़ खाने की या ऐसे, तो दो तरह से आप भुगतान कर सकते हैं। एक तो है कि जो व्यक्ति डिलीवरी मैन जो आया है उसने अपने मोबाइल से क्यूआर कोड दिखाया और आपने स्कैन किया तो उसके अकाउंट में पैसा चला गया। क्यूआर कोड एक जनरेट किया जाता है। ठीक है, एक तो आपने खुद पैसे डाले उसमें कि हाँ 200 रुपये पे करने हैं, 150 रुपये पे करने हैं। जो व्यक्ति क्यूआर जनरेट करेगा उसमें पहले से पैसे रहेंगे, मतलब वो डाल दिए जाएंगे कि इतने रुपए का ये क्यूआर है। उसी तरह का सिस्टम ये लगभग है। जो भी सेवाएं आप लेंगे उस तरह के क्यूआर से आधारित ये काम करेगा। अच्छा, जो उपयोगकर्ता है वो कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की आवश्यकता के बिना इस वाउचर को बनाने में सक्षम होंगे। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। आगे देखिए, यह सेवाओं के प्रयोजकों को बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल मोड में लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं को जोड़ता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। सिस्टम प्रीपेड प्रकृति का है, इसलिए किसी भी माध्यम से बिना सेवा प्रदाता को समय पर भुगतान का किसी भी मध्यस्थ के माध्यम के बिना मतलब वो भुगतान हो जाता है। इसमें किसी मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है किसी और की। अब देखिए, यह आभासी मुद्रा से भिन्न कैसे है। एक आभासी मुद्रा होती है जैसे कि बिटकॉइन है, उससे ये अलग है। देखिए, वास्तव में जो ई रूपी है अभी भी मौजूदा भारतीय रुपये द्वारा समर्थित है, क्योंकि अंतर्निहित परिसंपत्ति और इसके उद्देश्य की विशिष्टता इसे एक आभासी मुद्रा से अलग बनाती है और इसे वाउचर आधारित ठीक है, वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली के करीब रखती है। ओके, जारीकर्ता संस्थाएं और लाभार्थी की पहचान कैसे होगी इसके बारे में एक बार देख लीजिए। वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा अपने एकीकृत भुगतान इंटरफेस जो यूपीआई है, इसके प्लेटफॉर्म पर एक मुफ्त भुगतान तंत्र विकसित किया गया है। अब आप लोगों में से कई लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि चल क्या रहा है। अभी मैं बता देता हूँ, शॉर्ट में एक तरह से रिवाइज करा दूँगा। यह बैंकों का एक बोर्ड होगा जो इसे जारी करने वाली संस्थाएं होंगी। किसी भी कॉर्पोरेट या सरकारी एजेंसी को साझेदार बैंकों से संपर्क करना होगा जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में ऋण प्रदान करते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों के विवरण तथा उस उद्देश्य हेतु इसके लिए भुगतान किया जाना है। अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट में एक लाइन में। लाभार्थियों की पहचान उनके मोबाइल नंबर का उपयोग करके की जाएगी और बैंक द्वारा किसी दिए गए व्यक्ति के नाम पर सेवा प्रदाता को आवंटित वाउचर केवल उस व्यक्ति को ही प्रदान किया जाएगा। कुल मिला के देखिए, सीधी सी बात है, सरकार योजनाएं चलाती है। अब योजना का लाभ मतलब कभी कभी इधर उधर चला जाता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को अनाज के लिए पैसा भेजा गया कि देखो भाई ये पैसा आपको दिया गया है 500 रुपये, इससे जाइए आप इतने किलो चावल, इतने किलो गेहूँ खरीदेंगे। वो पैसा आदमी के खाते में जिसके खाते में गया वो हो सकता है कि उसका कोई और इस्तेमाल कर ले, लेकिन उतने रुपए का क्यूआर अगर बना दिया गया, ठीक है, और वो क्यूआर इसी तरह का एक सिस्टम जिस दुकान से लेना है वहाँ भी है और ये दोनों जब मैच करेंगे तभी बात बनेगी।
तो ये व्यक्ति जो है जिसको ये क्यूआर मिला है, ये इस पैसे का इस्तेमाल किसी और सेवा के लिए कर ही नहीं सकता। इससे सिर्फ गेहूँ और चावल ही खरीदना है, क्योंकि ये इसी के लिए पैसा मिला है और वहीं से ख़रीदना है जहाँ से बताया गया। तो यहाँ एक सिस्टम होगा, जाएंगे क्यूआर स्कैन करेंगे और वो पैसा कट जाएगा, इनको उतना पैसे का सामान मिल जाएगा। इस तरह से ये काम करने के लिए बनाया गया, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व, और यहाँ से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। ज़रा एक बार मैं 1 मिनट रुकिए। चलिए, तो ये जो सामने रेफरेंस के तौर पे बात लिखी है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये चर्चा में था तो ये लिख दिया गया है। कहाँ से कितना हो गया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए। इसमें कुछ और भी बातें थी जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट थी, उनको मैंने हटा दिया क्योंकि अभी प्री जस्ट सामने ही है। तो जितना इन चीज़ों पर फोकस करेंगे ना, जो काम किए, उतना फ़ायदा रहेगा। विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा, जिसको आप अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई है, विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, जिसमें क्या क्या शामिल होता है, बॉन्ड हो सकता है, ट्रेजरी बिल हो सकता है, अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ हो सकती हैं, ये सब शामिल होता है। गौरतलब है कि अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में आरक्षित किए जाते हैं और भारत के जो मुद्रा भंडार है उसमें क्या क्या है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है। इसे कई बार पढ़िए, कई बार देखिए और याद कर लीजिए। इसमें क्या क्या होता है जिसको हम कहेंगे विदेशी मुद्रा है। ये हमारी विदेशी मुद्रा जो परिसंपत्तियां हैं वो हैं। सोने का जो भंडार है वो भी इसमें शामिल होता है। एसडीआर के बारे में अभी हमने पढ़ा इसी वीडियो में, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। जो आईएमएफ के पास, देखिए एसडीआर भी तो आईएमएफ से जुड़ा है, लेकिन उसके पास जो हमने रिजर्व रखा है ट्रेंच पैसा, वो भी इसमें शामिल है, ठीक। इसके अलावा एक छोटी सी हेडिंग है, ज़रा देख लें क्या होता है भाई। विदेशी मुद्रा भंडार का उद्देश्य मौद्रिक नीति विनिमय दर प्रबंधन हेतु निर्मित नीतियों के प्रति समर्थन और विश्वास बनाए रखना। देखिए, जिस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होता वो खतरे में पड़ जाता है। जो उस समय जब हमने आर्थिक सुधार किया था 90 के दशक में, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, कुछ दिन, लगभग 15 दिन के आसपास हमारे पास बस इतना ही पैसा बचा था कि लगभग 1-2 हफ्ते के लिए हम बाहर से आयात कर सकते थे पेट्रोलियम को। बहुत कम हो गया था। इससे विश्वसनीयता घट जाती है, कोई हमें ऋण भी नहीं देगा और अर्थव्यवस्था धराशायी हो सकती है। विदेशी मुद्रा जब बढ़ती है, रिजर्व जब बढ़ता है, तो इससे विश्वास बढ़ता है मार्केट में, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। मौद्रिक नीति बनाने में, जो मौद्रिक नीतियाँ हैं उनको बनाकर उन्हें लागू करने में सहायता मिलती है, ये चीज़ है। यह राष्ट्रीय या संघ मुद्रा के समर्थन में हस्तक्षेप की क्षमता रखता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। संकट के समय जब उधार लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है तो संकट के समाधान के लिए विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखते हुए बाहरी प्रभाव को सीमित करता है, ठीक है। ये हो गया, इसमें बस यही काम की चीज़ें थी। सरकारी प्रतिभूति के बारे में ज़रा देखें, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। देखिए, चर्चा में क्यों था, एक बार बस एक लाइन देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, हालांकि बन भी सकता है, इंपॉर्टेंट बात थी। रिजर्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को बिचौलियों की मदद के बिना सीधे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए अपने यहाँ खाते खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है, आरबीआई ने। ये चर्चा की बात थी। अब थोड़ा ये समझ लीजिए कि खुदरा निवेशक कौन है। गैर पेशेवर निवेशक होते हैं जो प्रतिभूतियों या फंडों को खरीदते हैं और बेचते हैं, ये इनका पेशा नहीं है, ठीक है। और इसमें म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसी प्रतिभूतियों की एक बास्केट होती है। इसके बारे में मैंने अभी बताया था, म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन हमारा जो मुद्दा है ना, वो है सरकारी प्रतिभूति। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीसीएस में भी और यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी। ज़रा समझ लीजिए, इसमें बहुत काम की चीज़ें हैं। सरकारी प्रतिभूतियाँ वे सर्वोच्च प्रतिभूतियाँ होती हैं जो सरकार की ओर से रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र या राज्य सरकार के बाजार उधार प्रोग्राम के एक भाग के रूप में नीलामी की जाती है। नहीं समझ में आया? सिंपल सी चीज़ है। सरकार को पैसा चाहिए। सरकार ने कहा कि हमारी तरफ से प्रतिभूति का मतलब, मान लीजिए कि एक लिखित है, एक कागज़ है, उस पर लिख दिया गया भाई ये इतने रुपए का है। तो वो कागज़, मतलब कल्पना कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, आरबीआई को सरकार देगी कि लो भैया ये जो इसको चाहिए दे दो और उसे इतने का पैसा ले लो, और इस पर लिखा हुआ है कि इतने समय में आपको ब्याज वगैरह मिला के, जैसे मान लेते कि ये 100 रुपये इस पर लिखा है, ठीक है। तो 100 रुपये का ये कागज़ है और साथ ही साथ लिखा है कि अगर आप 1 साल के अंदर के लिए लेते हैं, अभी हम बात करेंगे
मतलब छोटे समय के लिए भी होता है और 1 साल से अधिक समय के लिए। तो मान लेते हैं कि 1 साल तक के लिए लिया है, तो उसमें 100 रुपये लिखा है और साथ ही साथ लिखा है कि आपको इस पर 15 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वो व्यक्ति बाद में यही प्रतिभूति लेके आएगा, आरबीआई को देगा, जब उसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी तो उसको 115 रुपये मिल जाएंगे। इस तरह से काम करता है ये। सरकार को सरकार को पैसा चाहिए, उधार लेने का एक तरीका है, सिंपल सी चीज़ है। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। तो केंद्र या राज्य सरकार के बाजार उधार प्रोग्राम के एक भाग के रूप में नीलामी की जाती है। समय समय पर आरबीआई कहती है कि प्रतिभूति खरीदना है। देखिए, बाजार को नियंत्रित करने के लिए भी ना आरबीआई बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल करती है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आरबीआई चाहती है कि बाज़ार में पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उस पैसे को खींचना है अगर, तो प्रतिभूतियां जारी कर देती है। लोग सोचते हैं कि इसमें निवेश करेंगे, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, सरकार तो दिवाला होगी नहीं, वो पैसा तो हमारा दे ही देगी, इसकी गारंटी है। बाकी कंपनियों में थोड़ा डाउट रहता है, तो लोग निवेश करना शुरू कर देंगे, अपना कैश सब जमा कर देंगे आरबीआई के पास। बाज़ार में पैसे का फ्लो कंट्रोल हो गया। ये अगर आरबीआई को लगता है कि पैसे जाने चाहिए, मंदी की स्थिति बन रही है और पैसे जाएं, लोग सामान खरीदें, आर्थिक गतिविधियां तेज हों, तो आरबीआई कह दे कि भैया जिन्होंने ये लिया था, जो है प्रतिभूति लिया था, आओ अपना अपना ले लो, पैसा अपना ले लो। तो इससे क्या होगा कि वो पैसा दोबारा से मार्केट में चला जाएगा। ये मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खैर, तो ये बातें हैं। सरकारी प्रतिभूतियों की एक निश्चित या अस्थायी कूपन दर हो सकती है, उस पर कूपन दर उस पर लिखा रहता है, ठीक है। और इन प्रतिभूतियों की गणना बैंकों द्वारा एसएलआर बनाए रखने के लिए की जाती है। एसएलआर के बारे में आपने पढ़ा होगा, एसएलआर, सीआरआर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लीजिएगा, रिवीजन वाले में मैंने बताया था इसके बारे में। आगे चलते हैं। अब ये जो लाइन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस लाइन को ध्यान से देखिए। इसमें 2 ही लाइनें तो हैं, देखें 1 और 2, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान से समझिए, इत्मीनान से समझिए कि ये क्या है। यह सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है, ठीक। और ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्पकालिक हो सकती हैं या दीर्घकालिक हो सकती हैं। अल्पकालिक प्रतिभूति का मतलब है आमतौर पर 1 वर्ष से भी कम समय की, उतने कम समय में मैच्योर हो जाएंगी। और इन प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। जो ये प्रतिभूति है, इसको ट्रेजरी बिल कहा जाएगा। अब अल्पकालिक प्रतिभूति ना पूछ करके ये पूछ दिया जाए कि ट्रेजरी बिल क्या है। इस पर क्वेश्चन आया भी है, तो ध्यान रखेंगे ये अल्पकाल के लिए सरकारी प्रतिभूति है, ठीक है, जिसे वर्तमान में 3 रूपों में जारी किया जाता है, यानी कि 91 दिन, 182 दिन और 164 दिन के लिए जारी किया जाता है। दीर्घकालिक जो प्रतिभूति होती है उसको कुछ और नाम दिया जाता है, जिसको सरकारी बॉन्ड कहा जाता है या दिनांकित प्रतिभूतियां कहा जाता है, और ये 1 साल से अधिक समय के लिए होती हैं। इस लाइन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझिए। केंद्र सरकार जो ट्रेजरी बिल है वो भी जारी कर सकती है, बॉन्ड भी जारी कर सकती है, बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कर सकती है। लेकिन राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो राज्य सरकारें हैं वो जो 1 साल से अधिक के लिए पैसा लेना है उसके लिए बॉन्ड जारी करेंगे और दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करेंगे, लेकिन ट्रेजरी बिल नहीं जारी करेंगे राज्य। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, फिर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। हाँ, अगला जो टॉपिक है वो है गिल्ट फंड। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझ लीजिए कि क्या है। फ़िलहाल ये इन्होंने बहुत गिल्ट फंड्स ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, तो इसलिए चर्चा में आ गया। लेकिन बात यहाँ से शुरू होगी कि ये है क्या, गिल्ट फंड क्या है। गिल्ट फंड वे म्यूचुअल फंड योजनाएं हैं जो मुख्य रूप से सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं। आपको मैंने बताया अभी थोड़ा थोड़ा करके बीच में कई बार कि म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको पैसा निवेश करना है। जैसे मान लीजिए आप शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप सीधे सीधे जाइए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। ये लोग आपके पैसे को मैनेज करेंगे, जगह जगह निवेश करेंगे, जो फ़ायदा उससे होगा कुछ हिस्सा खुद रखेंगे, कुछ आपको देंगे। ये म्यूचुअल फंड का काम है, इस तरह से ये काम करता है। गिल्ट फंड भी एक म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन ये जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे ये सरकारी योजनाओं में इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि अगर चरम स्तर पे कोई लाइन लिख दी जाए कि सिर्फ सरकारी योजनाओं में ये निवेश करेंगे तो वो गलत हो जाएगा।
मैक्सिमम जैसे लगभग शायद 85% से ज़्यादा जो है ये सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। अभी प्रतिभूति के बारे में हमने पढ़ा ऊपर, ठीक है, ये बात है। इन सरकारी प्रतिभूतियों में केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां होती हैं, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां होती हैं, ट्रेजरी बिल होता है, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। अब देखिए, गिल्ड फंड में निवेश करने के बाद निवेशकों को किसी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं होता। ये नहीं होता कि यार पैसा डूब जाएगा, क्या होगा, क्योंकि सरकार ने इसकी गारंटी ली है ना, वो सरकार की प्रतिभूति खरीदी गई है, समझ रहे हैं। तो ये दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूति में निवेश करते हैं। हालांकि आगे हम देखेंगे कि 2 प्रकार के हैं ये, मोटे तौर पे दीर्घकाल वाले में निवेश करते हैं, लेकिन गिल्ट म्यूचुअल फंड के प्रकार देखेंगे तो 2 हैं, एक लघु वाला, एक दीर्घ वाला। यानी कि एक ऐसा है कि लघु योजनाओं के लिए काम करता है कुछ समय के लिए, जैसे 15 से 18 महीने के परिपक्व हो जाएगा, ऐसा कोई म्यूचुअल फंड, ऐसी प्रतिभूति इसमें लगाया जाएगा, तो ये लघु अवधि का गिल्ट म्यूचुअल फंड हो जाएगा। इसके अलावा दीर्घ वाला देख लेंगे, 5 साल से 30 साल तक होता है, सिंपल। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि गिल्ड फंड ऐसा फंड है जो सरकारी योजना में, सरकारी प्रतिभूति में, ट्रेजरी बिल में, सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला जो टॉपिक दिख रहा है कुसुम, देखें इसको कवर किए हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं कि पीएम कुसुम के बारे में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्री के लिए महत्वपूर्ण है। मेंस के लिए जो चीज़ें थी मैंने निकाल दी हैं, वो मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, आप मंत्रालय को ध्यान में रखेंगे, और जो क्षेत्र, मतलब ये मंत्रालय ने शुरू किया है इसको, कौन सा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना करना इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। और जो क्षेत्र ग्रिड से जुड़े हैं, बिजली वाला, उन पर निर्भरता कम करना इसका मकसद है। एक टाइमलाइन देखिए, फरवरी 2019 में ये जो मंत्रिमंडलीय समिति है आर्थिक मामलों की, उसने वित्तीय सहायता और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू करने को मंजूरी दी थी। आगे एक मिनट सॉरी, कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना किसानों को अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रिड को बिजली बेचने का विकल्प प्रदान करते हुए अतिरिक्त आय सृजित करने का अवसर प्रदान करेगी। एक तो ये हो गया कि भाई आपको जो बिजली का वैसे भी जो पेमेंट करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा, ग्रिड से अलग हट के सौर पंप है, उसी से बिजली पैदा होगी और आप जो है अपना चलाइए वो पानी वाला। इसके अलावा आपने जो अगर अतिरिक्त बिजली उत्पादित की है तो उसे बेच भी सकते हैं, और बंजर भूमि पे आप स्थापित करेंगे उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा, ये इसका फ़ायदा है। इसके घटकों से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके 3 घटक हैं पीएम कुसुम योजना के, ठीक है। पहली बात 3 घटक हैं, जो 2022 तक 30.8 गीगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया इसके तहत, ठीक है। कितना, 2022 तक, 2022 तो चल ही रहा, 30.8 गीगावाट। आगे चलते हैं, घटक 1 में ए में क्या है, भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना। बी में क्या है, 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना। सी में क्या है, ग्रिड से जुड़े 15 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण करना, मतलब वो जो सोलर पैनल लगेगा ना उससे जोड़ देना। ये चीज़ें इसमें शामिल है, बाकी जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट नहीं थी वो मैंने हटा दिया। अब हम बात करेंगे बेरोज़गारी की। बेरोज़गारी को देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए, तो वैसे भी आप गेस कर सकते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, मतलब बुरी स्थिति में है। अभी देखिए, ये रिपोर्ट आपके सामने है और इसके अनुसार 7.9 स्तर पे पहुँच गई है हमारे यहाँ बेरोज़गारी। यहाँ से क्वेश्चन उतने आने की संभावना नहीं है। बेरोज़गारी के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोज़गार की तलाश किए जाने के बावजूद जब उसे काम नहीं मिलता तो यह अवस्था बेरोज़गारी कहलाती है। सिंपल सी बात है। लेकिन जो एनएसएसओ ने कहा है, हालांकि अलग नहीं कहा है, उसने कैसे बताया है बेरोज़गारी को, कि कार्यरत आर्थिक गतिविधि में संलग्न यानी रोजगार, काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध यानी बेरोजगार, ठीक है, न तो काम की तलाश में और न ही उपलब्ध। पहले 2 श्रम बल का गठन करते हैं,
पहले दो श्रम बल का गठन करते हैं और बेरोजगारी दर उस श्रम बल का प्रतिशत है जो बिना काम के हैं। ये सब फालतू की चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। बेरोजगारी दर बराबर ये क्वेश्चन जहाँ से आएगा वो हम बताते हैं। मुझे लगता है इसको भी काट देना चाहिए था। बेरोजगारी के प्रकार से क्वेश्चन आएगा और यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है। पहली बात, प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। मतलब एक खेत है, एक आदमी काम करेगा तो भी उतना ही उसको उसमें से अनाज निकलेगा, उसमें 20 लोग लग जाए तब भी उतना ही निकलेगा। तो बेसिकली जो 19 लोग हैं ना वो बेरोजगार हैं, दिख नहीं रहे। ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी और मुख्य रूप से कृषि और असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी की बात करेंगे, देखिए मिलान करने के लिए आ सकता है। ऐसी बेरोजगारी है जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसम में दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कि फसल जब बोना है तो रोज़गार मिल गया, लेकिन जब नॉर्मल फसल बो दी गई, सब कुछ हो गया तो लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, खेतिहर मजदूरों के पास ऐसा होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन से उत्पन्न बेरोजगारी की एक श्रेणी है। ध्यान रखिएगा, भारत में बहुत से लोगों को आवश्यक कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिल पाती और शिक्षा के खराब स्तर के कारण उन्हें कौशल नहीं मिल पाता, प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। इसके अलावा एक है चक्री बेरोजगारी। यह व्यापार चक्र का परिणाम है। जब मंदी आ जाएगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, आर्थिक विकास होगा तो रोज़गार मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा तकनीकी बेरोजगारी होती है। यह टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है तो ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि पहले टाइपराइटर का इस्तेमाल होता था, अब उसका काम ख़त्म हो गया तो जो लोग उस पर काम करते थे वो तो बेरोजगार हो गए ना। इस तरह से 2016 में विश्व बैंक ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में ऑटोमेशन से खतरे में पड़ी नौकरियों का अनुपात 4/4 कितना है? 69% है। इंपॉर्टेंट नहीं है। घर्षण वाली बेरोजगारी क्या होती है? घर्षण बेरोजगारी का आशय ऐसी स्थिति से है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है, एक नौकरी छोड़ा दूसरे में जा रहा है, तो इस दौरान वो बेरोजगार है, तो इसे कहेंगे घर्षण बेरोजगारी। इसी को यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, इसे अक्सर स्वैच्छिक बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि हमने अपनी पसंद से ये छोड़ा, हमको बेहतर विकल्प चाहिए तब उधर जा रहे हैं। सुभेद रोजगार क्या होता है? ये थोड़ा सा अलग टर्म है, समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और इस प्रकार इनके लिए कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है, तो वो वल्नरेबल हैं, सुभेद्य हैं। और इन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है क्योंकि उनके कार्य का रिकॉर्ड कभी नहीं बनाया जाता है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी के मुख्य प्रकारों में से एक है। बहुत सारे लोग हैं इधर। एक क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आता है कि इस चीज़ के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। तो हमने कई योजनाएं डिस्कस की हैं जिनमें रोज़गार बढ़ाने की बात है, लेकिन यहाँ एक लिस्ट है, आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा कि रोज़गार के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। आजीविका और उद्यम हेतु सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन, स्माइल योजना, पीएम दक्ष योजना शुरू की गई है। महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम है, मनरेगा, इसके बारे में हमने बात किया है विस्तार से। कौशल विकास योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। चलिए, तो जीएसटी क्षतिपूर्ति की बात करेंगे और इसे एक कहानी के तौर पे हम समझेंगे, आपको बातें समझ में आ जाएंगी और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई राज्यों ने मांग की है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था को और 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। साथ ही राज्यों ने मांग की है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। मतलब ये है कि जो मैंने बताया तो था आपको, केंद्र प्रायोजित का मतलब है कि कोई योजना केंद्र सरकार लेके आ रही है, लेकिन उसमें राज्य सरकार उसे लागू करते हैं और वो भी पैसा खर्च करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई अपनी हिस्सेदारी थोड़ा और बढ़ाइए। ठीक है, और बाकी जो क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था थी उसे भी 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए, क्योंकि 2022 में ख़त्म होने वाला। अभी देखिए आगे कहानी पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। ये मांगें इसलिए की गई हैं क्योंकि कोविड-19 महामारी से उनके राजस्व को नुकसान हुआ है, उस पर प्रभाव पड़ा है इस महामारी से। ठीक है, जीएसटी क्षतिपूर्ति का प्रावधान जून 2022 में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, जून में ख़त्म हो जाएगा क्षतिपूर्ति वाला, तो सरकार फिर केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देगी नहीं, और यही चिंता है। ज़रा देखिए क्या है। जीएसटी कराधान की बात करेंगे। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। संविधान संशोधन याद रखिएगा। इसे लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया। देखिए ये 2016 में आया था, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ और जीएसटी के साथ बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य के अप्रत्यक्ष करों का मतलब एक ही में विलय कर दिया गया। और इसमें मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है
कि किन किन करों का विलय किया गया है। प्री में तो कई क्वेश्चंस यहाँ से आ चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्षतिपूर्ति की बात करते हैं। सैद्धांतिक रूप से जीएसटी को पिछली कर व्यवस्था के रूप में ज़्यादा राजस्व उत्पन्न करना चाहिए। माना गया कि सब हटा दिया जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ज़्यादा लोग टैक्स देंगे और उससे पैसा आएगा ज़्यादा। हालांकि नई कर व्यवस्था में उपभोग पर कर लगाया जाता है, न कि विनिर्माण पर। जब फाइनल अंतिम बिंदु पर चीज़ें पहुंचती है वहाँ पर टैक्स, जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना, टैक्स आप देते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका मतलब है कि उत्पादन के स्थान पर कर नहीं लगाया जाता, जिसका अर्थ यह भी है कि विनिर्माता राज्यों को नुकसान होगा और इसलिए कई राज्यों ने जीएसटी के विचार का कड़ा विरोध किया था। जिन राज्यों में निर्माण होता है वहाँ पे तो कोई टैक्स देगा ही नहीं, जहाँ पे बिकेगा वहाँ पे टैक्स मिलेगा, तो इससे दिक्कत है ना। इन राज्यों को आश्वस्त करने के लिए क्या हुआ कि क्षतिपूर्ति का विचार रखा कि ठीक है, आपको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कर देंगे, और यही वो मामला है। केंद्र ने 5 वर्ष की अवधि के लिए, 5 साल के लिए जीएसटी कार्यान्वयन के कारण कर राजस्व में किसी भी कमी के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति का वादा किया कि आपके टैक्स में अगर कमी होती है इसकी वजह से तो हम क्षतिपूर्ति करेंगे, हम आपको पैसे देंगे। यहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। इस वादे ने बड़ी संख्या में अनुच्छिक राज्यों को, जो नहीं चाहते थे जीएसटी लगवाना, उनको भी ज़बरदस्ती इस पर जो है हस्ताक्षर करवा लिए कि हाँ ठीक है चलो इसको लागू करते हैं। अब थोड़ा समझिए क्षतिपूर्ति उपकर के बारे में। राज्यों को 2022 में समाप्त होने वाले 5वें वर्ष के लिए, अब इसी साल समाप्त होगा, 14% की वृद्धि से नीचे किसी भी राजस्व की कमी के लिए क्षतिपूर्ति की गारंटी दी गई कि 14% की वृद्धि से नीचे रहेगा। 14% तो नॉर्मली होगा ही, इससे कम आपको मिलता है तो आपको क्षतिपूर्ति दी जाएगी, और इसका आधार वर्ष बनाया गया था 15-16। जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्र द्वारा राज्यों को हर 2 महीने में मुआवजा उपकर से दिया जाता है। क्षतिपूर्ति उपकर जीएसटी अधिनियम 2017 द्वारा निर्दिष्ट किया गया था, और सभी करदाता जो विशिष्ट अधिसूचित वस्तुओं का निर्यात करते हैं और जिन्होंने जीएसटी संरचना योजना का विकल्प चुना है, केंद्र सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जमा करने के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, आगे देखिए। क्षतिपूर्ति उपकर कोष बनाया गया है। जीएसटी अधिनियम में कहा गया है कि एकत्र किए गए उपकर और जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित राशि को इस फंड में जमा किया जाएगा और यहीं से पैसा दिया जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में, जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। 101वां संविधान संशोधन है, आपको पता है, सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है। अब तक 1 नेशन 1 टैक्स का नारा दिया गया था इसके लिए, और इसने उत्पाद शुल्क, जो वैट होता है, मूल्यवर्धित कर, सेवा कर, लग्जरी टैक्स, ऐसे कई सारे करों को, अप्रत्यक्ष करों को इसमें मिला दिया, इसमें समाहित कर दिया। और अनिवार्य रूप से एक उपभोग कर है और अंतिम उपभोग बिंदु पर लगाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति उपभोग कर रहा है किसी चीज़ को, वो टैक्स देगा। ठीक है, आगे। इसने दोहरे कराधान, करों के व्यापक प्रभाव, करों की बहुलता, वर्गीकरण के मुद्दों आदि को कम करने में मदद की और एक आम राष्ट्रीय बाजार का नेतृत्व किया। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। वस्तुओं या सेवाओं यानी कि इनपुट पर इनकी खरीद के लिए एक व्यापारी जो जीएसटी का भुगतान करता है, उसे बाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू करने के लिए तैयार या सेट किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेट ऑफ टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ मैं बता दूँ, ये शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहली लाइन मैंने बोल दिया सटासट ऐसे निकल गया। यह देखो क्या होता है ना, कि हमें ये पता है कि ये फाइनल जब कोई व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदेगा हमारा तो वो टैक्स देगा। अब हम कोई बीच की चीज़ खरीद, जैसे मान लेते हैं कि मुझे ब्रेड बनाना है तो मैंने गेहूँ ख़रीदा, तो इनपुट पर मैंने टैक्स दिया, गेहूँ खरीदते समय मैंने टैक्स दिया, और मैंने कोई चीज़ बनाकर बेच दिया, तो जो मैंने टैक्स दिया था उसकी वसूली कैसे होगी, वो क्रेडिट कैसे मिलेगा। तो इसी को जब हमें वापस ये पैसा मिल जाता है, इनपुट पे जो टैक्स मिलता था, जो टैक्स हमने दिया था उसकी क्रेडिट हमें मिल जाती है वापस, तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, व्यापारी को वापस मिल जाता है। ठीक है, इसमें एक सिस्टम बनाया गया था कि अगर आप खुद ही बेचते हैं तो आपको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा ये क्रेडिट, किस व्यापारी को, ये सारी बातें थी, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस प्रकार जीएसटी कर पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को कम कर सकता है, क्योंकि इससे अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ बढ़ जाता है। जीएसटी कर के तहत संरचना की बात कर लीजिए। देखिए, एक बार देखें, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिए केंद्रीय जीएसटी होती है।
वैट, लग्जरी टैक्स आदि को कवर करने के लिए राज्य जीएसटी होती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कवर करने के लिए एकीकृत जीएसटी होती है, अंतर्राज्यीय व्यापार दो राज्यों के बीच में, ठीक है। और आईजीएसटी अपने आप में एक कोई टैक्स नहीं है, इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है ये बल्कि राज्य और संघ के बीच में एक समन्वय बनाने का एक प्रयास है कि इस तरह से जैसे दो से अधिक राज्यों के बीच में व्यापार हो रहा है या इस तरह की कोई जटिल स्थिति बनती है तो उसको कैसे निपटाया जाए, इसके लिए आईजीएसटी की बात की गई है। अच्छा, इन बहुतायत चरणों में मतलब स्लैब्स में बहुत सारे स्लैब बनाए हैं, उनमें वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी की 4 दरें हैं। 5%, 12%, 18% और 28% ये दरें लगाई जाती हैं। पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। जो नीचे आप देख रहे हैं बैड बैंक, इसको हमने पहले ही कवर कर लिया है। देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। चलिए अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, भुगतान संतुलन क्या है। इसको मैं पढ़ देता हूँ फिर समझा देता हूँ कि क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका मतलब ऐसा विवरण है, सांख्यिकीय विवरण है जो निश्चित समयावधि के दौरान किसी देश के निवासियों के विश्व के साथ हुए मौद्रिक लेन देन का लेखांकन रिकॉर्ड होता है। सीधा सीधा कहें तो जैसे भारत है, भारत से व्यापार के रूप में, आयात निर्यात के रूप में लेन देन हो रहा है। विदेशों में हम कुछ निवेश कर रहे हैं और विदेशी कुछ हमारे यहाँ निवेश कर रहे हैं, इस रूप में भी लेन देन हो रहा है। इसी को, इन सारी चीज़ों को हम भुगतान संतुलन में रखते हैं। इसके घटक की बात करेंगे तो देख लीजिए, एक देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट खाता तैयार करने के लिए विश्व के अन्य हिस्सों के बीच इसके आर्थिक लेन देन को चालू खाते और पूंजी खाते, वित्तीय खाते और त्रुटियों तथा चूक के तहत वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन इसमें जो मेन है ना वह है चालू खाता और पूंजी खाता। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यह विदेशी मुद्रा भंडार में बदलाव को भी दिखाता है, क्योंकि हम विदेशों से संपर्क कर रहे हैं और लेन देन कर रहे हैं तो असर तो पड़ेगा ही। चालू खाता क्या होता है, महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आया है। यह क्या है, दृश्यमान और अदृश्यमान के निर्यात तथा आयात को दर्शाता है। दृश्यमान का मतलब क्या है, व्यापारिक माल भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें संतुलन, जैसे मान लीजिए गेहूँ, धान, आम, ये सब आयात निर्यात कर रहे हैं, वो सब इसमें काउंट किया जाएगा। अदृश्यमान का मतलब जैसे कि गैर पारंपरिक माल भी इसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप टूर पे कहीं चले गए, कोई सेवा, कोई सर्विस दिया जा रहा है, ये दिख तो नहीं रहा है ना, लेकिन लेन देन, आयात निर्यात तो हो रहा है इसमें भी, ठीक है। और अदृश्यमान में सेवाएं हैं, विप्रेषण है, पैसा जो भेजा जाता है, आय है, ये सब शामिल है। अब यहाँ बैठे हैं, किसी विदेशी कंपनी को सेवा दे रहे हैं तो आपको तो सैलरी मिलेगी, वो भी इसमें शामिल होगा। एक होता है पूंजी खाता और वित्तीय खाता। यह किसी देश के पूंजीगत व्यय और आय को दर्शाता है। यह एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों निवेश के शुद्ध प्रवाह का सार प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ शेयर मार्केट में बाहर से कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई सूचीबद्ध हो रही है कंपनी, ये सारी चीज़ इसमें शामिल होता है। इसके अलावा बाहरी वाणिज्यिक उधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए त्रुटियां क्या होती हैं। त्रुटि का मतलब ये है कि भुगतान संतुलन ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसको त्रुटि में शामिल कर लिया जाता है, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रहा। और कुल मिला के ये है कि जो वो क्या कहते हैं, ये त्रुटि है, ये किसी देश की अक्षमता को दर्शाता है कि बढ़िया से अपना रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे हैं। और आगे बात करेंगे तो ये है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये खाते में अधिशेष या घाटा हो सकता है, या तो आप आयात से ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं या फिर उसका उल्टा कर दीजिए। तो कभी कभी अधिशेष होता है, कभी कभी हम घाटे में चलते होते हैं। यदि कोई कमी है तो विदेशी मुद्रा भंडार से पैसा निकाल कर इसे पूरा किया जा सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखें और कुछ है इसमें। यदि विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है तो इस घटना को बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट के रूप में जाना जाता है। ये बड़ी संकट है। अब हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के बारे में, ठीक है। चलिए एक बात मैं सबसे पहले बता दूं, जब हम रिवीजन कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि आरबीआई को जब आप पढ़ें तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीतियां हैं किस तरह से काम करती हैं। आरबीआई कई दरों के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम करती है। इसे भी आप समझें, इसको कैसे किया जाए। जैसे रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इनको घटाने और बढ़ाने से क्या असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पर, खासतौर से मुद्रास्फीति पर, मनी के फ्लो पर। ये सारी चीज़ें आप देख लें। जो नोट मैंने दी है उसमें कई सारी चीज़ें और भी शामिल हैं, जैसे कि कितने प्रकार की नीतियाँ हो सकती हैं, वो छोटी छोटी बातें मैंने दी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मौद्रिक नीति समिति की, ठीक है।
चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो आरबीआई अधिनियम जो 1934 है उसकी धारा इतने 45 जेड बी के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के गठन करने का अधिकार है। 2016 में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी कि कितनी दरें रहें, उसके हिसाब से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सके। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, इसका जो निर्णय होता है वो सभी बैंकों पे बाध्यकारी होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें 6 सदस्य होते हैं। यूपीएससी ने 6 का 12 लिख दिया था, वो सेंटेंस गलत था। इसके पदेन अध्यक्ष जो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। मौद्रिक नीति का जो प्रभारी डिप्टी गवर्नर होता है, ठीक है, मौद्रिक नीति का एक प्रभारी डिप्टी गवर्नर होता है। एक्चुअली जो मिसलेनियस वाला है ना पीडीएफ, उसमें काफ़ी अच्छे से बढ़िया से इसको समझा के मैंने नोट दिया आपको, उसको जब हम कवर करेंगे तो फिर से देख लेंगे। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी होता है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति होते हैं। इसमें 3 लोगों को केंद्र सरकार इसमें शामिल करती है अपनी ओर से। ठीक है, और इस प्रक्रिया के तहत अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम और निष्पक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। ये जो 3 हैं, ठीक है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे और उसमें भी जो काम की बातें थी, मेरे ख्याल से मैंने सब कवर कर दिया। कुछ छोटी छोटी चीज़ें और रह गई हैं जिनको आप अगर इग्नोर कर देते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे कि एक टॉपिक था, मुझे रुकिए याद करने दीजिए, वो डिजिटल रुपया से लेकर के था। तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है उसको आप कॉमन सेंस के आधार पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा नशीली दवाओं की लत है भारत में, ये मैंने एक जगह कहीं पर डिस्कस किया था, जिसमें गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बारे में मैंने पहले से बताया, तो वहाँ चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी जो है आरबीआई की नीतियों से संबंधित जो रिवीजन वाला वीडियो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ मैंने चीज़ें बताई हैं। बाकी आप एक बार खुद से देख लीजिएगा इसको। और बैंकिंग में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जो और भी चीज़ें थी, वो मैंने पहले ही कवर कर ली हैं। तो कुल मिला के ये है कि इस सीरीज़ में इकॉनमी का इतना लगभग हो गया। अब इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। इतना कर लीजिए जो टॉपिक्स अभी आपने देखे हैं, जो इसके पहले हमने कवर किए हैं ये, और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है रिवीजन वाले सीरीज़ में कि इनको कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बस ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।